आज हम उस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसको हम लोग पैनकेक पर डालकर खाना पसंद करते हैं, सबसे स्वाद मेपल सिरप। लेकिन हम में से जो भी लोग इसे खरीदते हैं, हम सभी को पता है कि ये कितना ज्यादा महंगा है। तो आप मुझे बताइए कि क्या आपको लगता है कि मेपल सिरप से भरे हुए डब्बे की कीमत क्या होगी? $100, $200? नहीं, असल में ये पूरे $1,800 का है। तो आप इसको सोना भी कह सकते हैं। इसकी इतनी ज्यादा कीमत चोरों से भी नहीं छुपी हुई है। यहाँ तक कि आज तक के इतिहास में 10 सबसे बड़ी चोरियों में से एक चोरी है $20 मिलियन की, जो कि एक मेपल सिरप इंडस्ट्री की बेसमेंट में छुपे हुए पैसों को चुरा कर की गई थी। लेकिन बिना किसी के देखे किसी ने इतने सारे पैसे चुरा कैसे लिए, और ये सारे पैसे चुराए किसने? उसके बाद उसने इन पैसों का क्या किया हुआ है? ये सब जानने के लिए आप भी वाफल और मेपल सिरप लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली भाई। ये सब जुलाई 2012 में शुरू हुआ। एक अकाउंटेंट माइकल गॉवरिव जब क्यूबेक कनाडा के एक वेयरहाउस में, जहां पर मेपल सिरप को इकट्ठा करके रखा जाता है, रूटीन चेक कर रहे थे। और हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, इस इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक रिजर्व के अंदर हर दिन लगभग 8,500 मेपल सिर्फ मौजूद होते हैं, जो कि इकोनॉमी बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन जब गौरव एक मेपल सिरप के डब्बों के पहाड़ के ऊपर चढ़ा तो वो डब्बे हिलने लगे, जिससे वो बस गिरने वाला था। जैसे तैसे करके गौरव ने अपनी जान बचाई, लेकिन उसे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। जिन डब्बों से गिरकर वो मरने वाला था वो बिल्कुल खाली थे। बहुत सारे डब्बों को चेक करने के बाद उसे पता चला कि वो सब भी खाली थे और बजाय मेपल सिरप के उसके अंदर पानी भरा हुआ था। इसका मतलब था कि लगभग 5,40,000 गैलन मेपल सिरप गायब था, जो कि कुछ $18.7 मिलियन जितना महंगा था। लेकिन इस चीज का पता चलना तो भैया अभी बस एक शुरुआत भर थी। ये पता लगाने के लिए कि आखिर वहां पर हुआ क्या, हमारे लिए जानना जरूरी है कि कनाडा में मेपल सिरप कितना ज्यादा जरूरी माना जाता है, खास करके क्यूबेक में। कनाडा दुनिया में मेपल सिरप का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है और 2020 में कनाडा ने लगभग 14.3 मिलियन गैलन सिरप प्रोड्यूस किया था। इतने सारे मेपल सिरप से 22 ओलंपिक स्विमिंग पूल भरे जा सकते हैं, और इन 14.3 मिलियन में से क्यूबेक ने अकेले 13.2 मिलियन गैलन सिरप बनाया था। इस जगह पर मेपल सिरप इतना ज्यादा बनाया जाता है कि यहाँ पर लगभग 12,000 लोगों की जॉब मेपल सिरप की वजह से ही है, जिसकी वजह से इस पर 2020 में $1.2 बिलियन की इकोनॉमी जनरेट हुई। इसका मतलब यह है कि इस चीज से अकेले ही इंसान खूब सारा पैसा कमा सकता है। लेकिन मेपल सिरप को बनाना कोई आसान चीज नहीं है। ये एक स्पेशल तरह के पेड़ से आता है जिसको शुगर मेपल कहा जाता है, जो कि कनाडा में लगभग हर जगह पाया जाता है। ठंडी रात और गर्म दिन की वजह से पेड़ों के अंदर से सैप बाहर निकल कर आता है, जिसको फिर एक सिरप में बदल दिया जाता है। क्यूबेक में ज्यादातर टेम्परेचर या तो -0.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या फिर 77 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है। ये दोनों ही टेम्परेचर पेड़ों में से सबसे ज्यादा सैप निकालने के लिए मदद करते हैं। लेकिन आखिर ये सैप पेड़ों से हमारी प्लेट तक पहुंचता कैसे? इन समझदार कैनेडियंस ने मेपल सिरप की प्रोडक्शन को समझने के लिए कई साल प्रैक्टिस की है भाई। एक मेपल फार्मर के पास अक्सर एक शुगर शैक होता है, जिसके अंदर सिरप बनाने के लिए सारे इक्विपमेंट्स मौजूद होते हैं। ये शुगर शैक उन्हीं फार्मर्स के सिरप बनाने वाले पेड़ों के जंगलों के बिल्कुल साथ में होते हैं, जिसको कि शुगर बुश भी कहा जाता है। सिरप यूज करने के ट्रेडिशनल मेथड में पहले पेड़ के ट्रंक में जमीन से थोड़ा ऊपर एक छेद किया जाता है, जहाँ से अंदर फंसा हुआ सैप बाहर निकलना शुरू होता है। इस सैप को इकट्ठा करने के लिए इस क्षेत्र के अंदर एक टैप लगा दी जाती है और उसके नीचे एक बाल्टी रख दी जाती है, ताकि जरा सा भी सैप बर्बाद ना हो। 1 या 2 दिन के बाद सारा का सारा क्लियर सैप उस बाल्टी के अंदर इकट्ठा हो जाता है और फिर प्रोडक्शन को आगे बढ़ाया जाता है। इसके बाद इसे बॉयल किया जाता है। सैप को बॉयल करने से ज्यादातर पानी हट जाता है और सैप गाढ़ा हो जाता है, जिससे कि इसको इसका आइकॉनिक कलर मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस मेथड से इंप्रेस नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हाल फिलहाल एक इससे भी बेहतर मेथड डेवलप किया गया है, जो कि ट्रेडिशनल मेथड को पूरी तरह से मात दे देता है। इस तकनीक के अंदर एक मेज जैसा ट्यूब्स का नेटवर्क बनाया जाता है, जो कि पेड़ों से सैप को कलेक्ट करता है, फिर सीधा एक ही कंटेनर में आकर उसे इकट्ठा करता है। ये बहुत ज्यादा आसान है, क्योंकि इसके अंदर फार्मर को हर पेड़ पर जाकर खुद से सिरप इकट्ठा करने की जरूरत नहीं होती। लगता है मुझे अपनी किचन और सोफे के बीच में भी एक ऐसा सेटअप लगा लेना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि आप भागकर अपना खुद का मेपल सिरप बिजनेस शुरू करने की सोचें, नीचे दिए गए लाइक और सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूले। क्या आपने उनको दबा दिया? तो चलिए, बहुत अच्छा किया। अब हम बढ़ते हैं वीडियो में आगे, क्योंकि हमें आगे और भी बहुत मजा आने वाला है भाई। मेपल सिरप सिर्फ एक तरह का नहीं बनाया जाता। क्या आपको ये पता था कि मेपल सिरप जितना ज्यादा डार्क होता है उतना ही उसका फ्लेवर स्ट्रांग होता है? जो सिर्फ साल की शुरुआत में बनाया जाता है वो लाइट होता है, और इसी का इस्तेमाल हम पैनकेक पर भी करते हैं और यही सबसे ज्यादा बिकता है। दूसरे हाथ पर सबसे डार्क सिरप को ज्यादातर कैंडी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बहुत ही स्ट्रांग होता है। लेकिन असलियत में मेपल सिरप सबसे ज्यादा वेदर पर डिपेंड होता है।
और उसी हिसाब से उसकी प्रोडक्शन वेरी करती है। लेकिन मौसम पर निर्भर रहने की एक ही दिक्कत है कि आप मौसम को कभी प्रोडक्ट नहीं कर सकते। अगर वेदर खराब होता है तो सिरप की प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा बुरी हो जाती है, जिससे मार्केट में शॉर्टेज हो सकती है और प्राइस बढ़ जाते हैं। लेकिन जब वेदर बिल्कुल परफेक्ट होता है तो सिरप बहुत ज़्यादा मात्रा में बनाया जाता है, जिससे कि पैसे भी गिर जाते हैं और प्रॉफिट भी कम होता है। इसलिए एक मेपल सिरप फार्मर की जिंदगी काफ़ी मुश्किल होती है, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि इस साल से लेकर अगले साल तक वो कितने पैसे कमा पाएंगे। लेकिन अगर आप क्यूबेक में रहते हैं तो ऐसा नहीं है। वहां पर एक कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है जो सारी प्रोडक्शन को देखती है और प्राइसेस का भी ध्यान रखती है। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है द फेडरेशन ऑफ क्यूबेक मेपल सिरप प्रोड्यूसर्स। ये 1958 में बनी थी, जब इसमें साउथ क्यूबेक के कुछ प्रोड्यूसर्स शामिल थे। ये लोग अपने राइट बचाना चाहते थे और अपने सिरप को मार्केट में पहुंचाना चाहते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका दबाव बढ़ता गया, उनका राज धीरे धीरे पूरे क्यूबेक पर हो गया। इस ऑर्गेनाइजेशन ने पूरे नेशन के मेपल प्रोड्यूसर्स के साथ 3 रेफरेंडम किए, जिसके अंदर उन्होंने पूछा कि क्या इस ऑर्गेनाइजेशन को रूल और रेगुलेशन बनाने की और उन्हें संभालने की पावर दे देनी चाहिए। और हर बार ये प्रपोजल रिजेक्ट हुआ। लेकिन 1989 में चौथा रेफरेंडम पास हो गया। अब क्यूबेक में जो भी इंसान इस फेडरेशन के रूल के हिसाब से नहीं चलता, वो ऑफिशियली लॉ तोड़ता है और उन्हें पेनल्टी फाइन देने पड़ सकते हैं और यहाँ तक कि जेल भी हो सकती है। सीधे सीधे कहा जाए तो ये फेडरेशन नेशन के हर प्रोड्यूसर के ऊपर एक कोटा लगाकर क्यूबेक के सिरप के प्राइस को स्टेबल रखती है। जब साल अच्छा होता है और प्रोड्यूसर ज्यादा मेपल सिरप बनाते हैं तो ये फेडरेशन उनसे ज्यादा सिरप ले लेती है और उसे उसी ग्लोबल स्ट्रेटेजिक रिजर्व में इकट्ठा करके रख देती है। और फिर जब वेदर खराब होता है और फिर कम सिरप प्रोड्यूस होता है भाई, तो इस रिजर्व में से एक्सेस सिरप निकालकर फार्मर्स को वापस कर दिया जाता है। इस सिस्टम की मदद से मेपल सिरप की सर्कुलेशन हमेशा इक्वल रहती है और प्राइस में भी ज़्यादा फर्क नहीं होता। इसीलिए वहाँ के प्रोड्यूसर को ये तसल्ली होती है कि भले ही वेदर जैसा मर्जी हो, उनका ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन ये चीज़ सिर्फ बोलने में ही अच्छी लगती है ना। खैर, वहाँ रहने वाले कई प्रोड्यूसर इस फेडरेशन के बिल्कुल खिलाफ हैं और उनका मानना है कि ये सिर्फ प्रोड्यूसर के राइट को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, क्योंकि फार्मर्स से ज़्यादा सिरप लेने के साथ साथ ये फेडरेशन उनसे उनकी हर सेल पर 12% का टैक्स भी लेती है। साथ में प्रोड्यूसर अपने कैंस अपने फार्म पर सिर्फ उन्हीं लोगों को दे सकते हैं जिनको मेपल सिरप 1.1 गैलन से कम चाहिए। और हालांकि उन्हें मार्केट में बेचना अलाउड है, लेकिन उनके लिए भी उन्हें हर पाउंड सिरप बेचने पर 12 सेंट फेडरेशन को देने पड़ते हैं। जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ हैं, वो तो इन्हें कार्टेल और माफिया का नाम भी दे चुके हैं। तो चलिए देखते हैं कि असल में कार्टेल की डेफिनेशन क्या है। मैन्युफैक्चरर्स या सप्लायर्स की एक ऐसी एसोसिएशन जो कि प्राइसेस को हमेशा हाई लेवल पर रखकर कंपटीशन को कम करना चाहती है। मुझे नहीं पता था कि ये इतने गंदे हो सकते हैं भाई। और अगर बात माफिया की है तो यहाँ पर आगे कुछ चीजें ज्यादा ही अजीब और इंटरेस्टिंग भी हो रही हैं। आपको क्या लगता है कि अगर आप अपना एक्सेस सिरप फेडरेशन को नहीं देंगे तो क्या होगा? और अगर आप फेडरेशन के सिस्टम के खिलाफ जाकर चोरी चुपके मेपल सिरप बेचने लगे तो? कई प्रोड्यूसर्स जिनको फेडरेशन रिबेल कहती है, उनके साथ काफी बुरा हुआ। एक ऐसे रिबेल डेनियल गॉड्रेव के ऊपर 2014 में ज्यादा मेपल सिरप बेचने का इल्जाम लगा। इस चीज की वजह से फेडरेशन उसके घर आई और उसके पूरे सिरप प्रोडक्शन को बंद करके चली गई। उसके बाद कुछ प्राइवेट गार्ड उसकी प्रॉपर्टी पर आकर उसके ऊपर नजर रखने लगे, जैसे कि वो कोई क्रिमिनल है। और जब उनके लिए सब काफी नहीं था तो उन्होंने इसे कोर्ट में ले जाकर इससे 1,82,000 का जुर्माना लिया। गॉड्रेव का कहना है कि ये फेडरेशन लोगों को डरा कर रखती है और क्योंकि इनके पास इतना पैसा है इसलिए लोग इनसे लड़ने की हिम्मत नहीं रखते। लेकिन पॉल रॉलेट, जो कि फेडरेशन के रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हैं, फेडरेशन के साथ खड़े हैं। 1990 में जब रेफरेंडम पास हुआ और फेडरेशन को पावर्स दी गई, उस समय मेपल सिरप का प्राइस बहुत कम था। उस समय मेपल सिरप का 1 पाउंड $1 का बिकता था, जो कि एक कंटेनर के सिर्फ $620 होते थे। इसी वजह से प्रोड्यूसर ने फेडरेशन को पावर लेने दी ताकि वो प्राइस बढ़ा सके और उसको स्टेबल कर सके। रॉलेट का कहना है कि फेडरेशन के सिस्टम की वजह से ही क्यूबेक मेपल इंडस्ट्री इतने अच्छे से बढ़ी है, जिससे सबसे ज्यादा फायदा प्रोड्यूसर्स को ही हुआ है। इसमें कोई शक भी नहीं है कि फेडरेशन ने अपना 1990 का वादा पूरा किया, क्योंकि अब मेपल सिरप के एक कंटेनर का प्राइस लगभग 3 गुना हो चुका है, जो कि क्रूड ऑयल से भी 30 गुना ज्यादा है। और मुझे नहीं लगता कि इसका प्राइस कभी भी गिरेगा। इसलिए जब साल 2011 में फेडरेशन ग्लोबल सिरप रिजर्व बनाने के लिए एक वेयर हाउस रेंट पर लेने का फैसला करता है, तो उन्हें लगा कि शायद कोई यहाँ पर चोरी करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन एक कंटेनर को उठाना भी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि वो एक कंटेनर ही 620 पाउंड का होता है। इसलिए सोचना कि कोई इंसान 9571 कंटेनर उठाकर ले जाएगा, पागलपंती होगी। लेकिन एक साल बाद 2012 में इस जगह से इतने ही कंटेनर खाली और गायब मिले। तो आखिरकार हुआ क्या? क्या यहाँ पर कुछ पागल निंजा आए थे जो कि इकट्ठे छुपकर इस जगह पर घुसे और मिलजुल कर यहाँ से सारा का सारा मेपल सिरप चुरा कर ले गए? काश ऐसा ही होता, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। अब इस वेयर हाउस, जो कि पूरी तरह से मेपल सिरप से भरा हुआ था, उसका मालिक आवे कैरोन
उसकी बीवी को बनाया गया। कैरून को फिर एहसास हुआ कि वो तो एक गोल्ड माइन के ऊपर बैठा हुआ है और उसे अपनी किस्मत पर विश्वास ही नहीं हुआ। फेडरेशन ने कम से कम $30 मिलियन सिरप के कंटेनर को उस स्टोरेज फैसिलिटी में रखा हुआ था और इस पूरे वेयरहाउस की रखवाली के लिए सिर्फ एक गार्ड मौजूद था। चलो मानता हूँ कि ये कोई पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, लेकिन कम से कम यहाँ पर 2 गार्ड तो तैनात होने ही चाहिए थे। आपको नहीं लगता क्या पता किसी एक इंसान को कोई जरूरी काम पड़ जाए। तो कैरोन ने फैसला किया कि वो जितना हो सके उतना ज्यादा मेपल सिरप चुरा लेगा, लेकिन उसके लिए उसे सिर्फ कुछ लोगों की टीम चाहिए थी जो कि उसकी मदद कर सके। अब इस प्लेन के अंदर एंट्री होती है रिचर्ड वेलिरेस की, जो कि एक ब्लैक मार्केट मेपल सिरप डीलर है और बहुत समय से फेडरेशन का दुश्मन भी है। वो क्यूबेक में मौजूद प्रोड्यूसर से डायरेक्ट सिरप लेकर और उसको बेचकर पैसे कमाता है, वो भी बिना फेडरेशन को बताए, जो कि उनके हिसाब से बहुत ही बड़ा जुर्म है। कैरोन के ट्रक ड्राइवर सेबेस्टियन जुट्रास ने ही कैरोन को रिचर्ड के बारे में बताया। फिर रिचर्ड और कैरोन ने इकट्ठे एक प्लान बनाया जो कि अगर कामयाब हो गया तो उनको माला माल बना देगा। 2011 की एक शाम को जुट्रास ने रिजर्व वेयर हाउस के सामने अपना ट्रक खड़ा किया। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था और वेयर हाउस के आसपास कोई गार्ड नहीं था। उनके लिए सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। जब ट्रक का गेट खुला तो उसमें से बहुत सारे लोग बाहर आए और बिना टाइम वेस्ट किए उन्होंने वेयरहाउस के दरवाजे को ताला तोड़ दिया और वो अंदर चले गए। अंदर उन्होंने खूब मेहनत करके जितने हो सके उतने कंटेनर ट्रैक्टर के अंदर डाल दिए। एक बार जब ट्रक फुल हो गया तो इन सभी कंटेनर को शुगर शैक ले जाया गया, जो कि रिचर्ड के पिता का था, जहां पर इन कंटेनर्स को ऐसे ही दूसरे कंटेनर्स में खाली कर दिया गया और फिर ओरिजिनल कंटेनर को नदी के किनारे ले जाकर ठहरे हुए पानी से भर दिया गया ताकि वो उतने भारी हो जाएं जितने वो पहले थे। उन्होंने उसका वजन तो उतना कर दिया, लेकिन वो उस स्मेल को नहीं मैच कर पाए। आखिरकार इन सभी कंटेनर्स को वेयर हाउस वापस ले जाया गया ताकि किसी को इस चीज का शक न हो। उसके बाद बस यही चलता रहा। वो कंटेनर हाउस से लेकर के आते, उन्हें पानी से भरते और वापस ले जाते, और याद रहे कि पानी बहुत ज्यादा गंदा था। जहां ये साइकिल बार बार रिपीट हो रही थी, वहीं रिचर्ड कैरोन से ये चुराया हुआ सिरप खरीद रहा था, जहां वो एक बार के $2 लाख कैरोन को दे रहा था। उसके बाद वो इससे ज्यादा पैसों में क्यूबेक के बाहर के लोगों को बेच देता था और उन लोगों को आइडिया भी नहीं होता था कि ये चोरी का माल है। इस सिरप को खरीदने वाले लोगों में से सबसे बड़ा खिलाड़ी था एटिन सेंट पियरे, जिसका नाम भले ही फ्रेंड्स हो, लेकिन वो फ्रांस का नहीं था। हालांकि वो व्यक्ति क्यूबेक में नहीं रहता था, न्यू ब्रुंसविक में रहता था वो, लेकिन फिर भी फेडरेशन को इसके बारे में अच्छे से पता था और वो इससे परेशान भी था, क्योंकि ये पहले से ही सिरप को फेडरेशन के रूल्स के खिलाफ जाकर ट्रेड करने के जुर्म में 45 बार कोर्ट के चक्कर काट चुका था। लेकिन इस चीज में एटिन सेंट पियरे को रुकने नहीं दिया, क्योंकि इतना कुछ होने के बाद भी उसने ये ट्रेड जारी रखा। भाई या तो इस इंसान को कोर्ट जाना बहुत पसंद है या फिर दिल से फेडरेशन से नफरत करता है। मुझे नहीं पता अब इसमें से सच कौन सा है। अगस्त 2011 से लेकर जुलाई 2012 तक ये ऑपरेशन महीनों तक चलता रहा। इस समय तक आते आते इन चोरों को लगने लगा कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे। रिचर्ड वलियर्स, जो कि अब तक इस डील से $1 मिलियन कमा चुका था, अब अपनी जिंदगी बहुत आराम से जी रहा था। इस पैसे को कमाकर वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 जबरदस्त वेकेशन पर भी गया। लेकिन अगर सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो आखिर हुआ क्या? कुछ भी हो जाए, ये लोग कॉन्फिडेंस में आकर बहुत ज्यादा आलसी हो गए और थोड़े समय बाद उन्होंने इन कंटेनर को पानी से भरना बंद कर दिया। बजाय उसके अब सिर्फ खाली कंटेनर वापस ले जाकर उस रिजर्व के अंदर वापस उनकी जगह पर रख देते थे, क्योंकि अब तो इन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था ना। वहाँ कोई ये सब चेक करने वाला तो आता नहीं था, क्योंकि अगर कोई आता होता तो अभी तक ये खबर न्यूज चैनल पर आ चुकी होती। लेकिन इन चोरों ने कभी नहीं सोचा था कि सिर्फ एक इंसान इस पूरे ऑपरेशन की धज्जियां उड़ा देगा, क्योंकि कुछ हुआ यूं कि फेडरेशन ने किसी को इन कंटेनर को चेक करने के लिए काम पर रखा और ये वही इंसान था जिसकी हमने शुरुआत में बात की, माइकल गॉवरेव। क्योंकि इसको अब 16,000 कंटेनर को अच्छे से चेक करना था, इसलिए वो थक गया था। लेकिन जब वो रिजर्व में मौजूद कंटेनर के पहाड़ को चेक कर रहा था तो एक कंटेनर हिलने लग गया, जिससे कि वो गिरते गिरते बचा और उसकी जान भी बच गई। इससे पहले कि उसे कुछ समझ आता कि एकदम से हुआ क्या, उसने उस कंटेनर को खोलकर देखा और उसे पता चला कि वो बिल्कुल खाली है। ये देखकर उसका बोरिंग दिन एकदम इवेंटफुल हो गया, क्योंकि अब शुरू होने जा रही थी क्यूबेक इतिहास में दर्ज हुई सबसे बड़ी पुलिस इन्वेस्टिगेशन। इस चोरी की खबर न्यूज में आग की तरह फैल गई और पूरी दुनिया मशहूर हो गई। सब जानना चाहते थे कि आखिर बिना किसी के भनक लगे इतनी बड़ी चोरी कैसे होगी, और फेडरेशन से ज्यादा इस चीज को जानने के लिए और कोई उत्सुक नहीं था। लगभग 3,000 टन मेपल सिरप, जो कि तकरीबन $19 मिलियन का था, बिना किसी सबूत के किसी अनजान टीम की मदद से गायब हो चुका था। और एक ऐसी चीज का पता लगाना जो कि लोगों द्वारा खाई जाती है आसान नहीं होता। अगर पुलिस सिरप का पता लगा भी लेती तो उसमें से उन्हें कुछ भी अंदाजा नहीं होता कि कितना सिरप लोग ऑलरेडी खा चुके हैं। लेकिन फिर भी बिना रुके 250 इन्वेस्टिगेटर की टीम ने 300 से भी ज्यादा लोगों से सवाल जवाब किए और इस मेपल सिरप को ढूंढने के लिए 40 घरों की तलाशी ली। लेकिन कनाडा की ठंड की तरह
ये सच भी ठंडी पड़ गई। अभी तक उन्हें इतना पता चल चुका था कि ज्यादा चुराया हुआ सिरप अब लीगल सिरप मार्केट तक पहुंच चुका है और उसका पता नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फेडरेशन को किसी पर शक था। ये वही इंसान था जो बार बार फेडरेशन को परेशान करता था और उन्हें पता था कि इसका इस चीज में कुछ तो हाथ है। क्या आप गैस कर सकते हैं वो कौन था? 25 सितंबर 2012 की सुबह को 10 बजे जब एटिन सेंट पियरे अपने ब्रंसविक के ऑफिस में काम कर रहा था, तब दो पुलिस ऑफिसर क्यूबेक का एक सर्च वारंट लेकर उसके ऑफिस पहुंचे। उसकी एक कलीग ने दरवाजा खोला, उनसे वारंट छीना और ऐसे एक्ट किया जैसे कि वो इससे अपने शरीर की गंदगी साफ कर रही है। उसके बाद उसने पुलिस ऑफिसर के मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। उसको पता था कि क्यूबेक का वारंट न्यू ब्रंसविक में नहीं चलने वाला, लेकिन ऐसा करने से भी वो होनी को नहीं टाल पाई। उसी दिन शाम को ऑफिसर एक ऐसा वारंट लेकर आया जिससे उन्हें राइट मिल गया। इस वारंट के ऊपर न्यू ब्रंसविक के एक जज का अप्रूवल था, जिसका मतलब था कि पुलिस अब सेंट पियरे के ऑफिस की तलाशी ले सकती है। उस वेयर हाउस के अंदर उन्होंने $1 मिलियन की कीमत तक का सिरप पाया। सेंट पियरे ने इस बात को छुपाने की कोई कोशिश नहीं की कि उसने आखिरकार इसे कहां से खरीदा, और उसने पुलिस को बता दिया कि उसने ये सिरप एक आदमी रिचर्ड विलियर्स से खरीदा था। और अब सब कुछ धीरे धीरे पुलिस के सामने आ रहा था। फेडरेशन को इस इंसान के बारे में बहुत अच्छे से पता था। बिना टाइम बर्बाद किए पुलिस ने सेंट पियरे का सारा मेपल सिरप जब्त कर लिया और फिर उन्होंने वेलेरिस को पकड़ लिया। उससे उन्हें 100 और ऐसे कंटेनर मिले। वेलेरिस और सेंट पियरे को अरेस्ट करने के बाद उन्हें रेमंड वेलेरिस और एविक कैरोन को ढूंढकर अरेस्ट करने में ज्यादा देर नहीं लगी और अब आखिरकार ऐसा लग रहा था कि इन लोगों का खेल खत्म हो चुका है। दोनों वेलेरियस, कैरोन और सेंट पियरे को या तो चोरी या फिर चोरी किया हुआ सामान बेचने की जुर्म में कोर्ट ले जाया गया। कोर्ट सेशन के दौरान रिचर्ड वेलेरिस ने फुट फुट कर रोना शुरू कर दिया। लगता है इसके अंदर से भी सैप निकलने लगा था भाई। सॉरी, मैं जानता हूँ कि बहुत ही गंदा मजाक था। वेलेरिस ने कैरोन पर उंगली उठाते हुए कहा कि उसने वेलेरिस को बंदूक की नोक पर रखकर उसे इस ऑपरेशन का हिस्सा बनने के लिए मजबूर किया था। कैरोन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया, बल्कि उसने ये बोला कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन मॉन्ट्रियल माफिया के कहने पर हुआ है और उनके ऑर्डर पर ही ये लोग ऐसा करते रहते थे। लेकिन इन दोनों की ही बातों को प्रूव करने का कोई भी सबूत नहीं मिला। थोड़ी टाइम बाद पुलिस को कैरोन और वेलेरिस के बीच हुई चैट का सबूत मिल गया, जिसके अंदर कैरोन वेलेरिस को बच्चा होने की खुशी पर कांग्रेचुलेट कर रहा था। तो इससे सर पर बंदूक रखने वाला पॉइंट तो बिल्कुल गलत हो गया। इसके बाद इन चारों मुजरिमों को गिल्टी साबित कर दिया गया। रिचर्ड वेलेरिस को 8 साल की सजा हुई और उसके ऊपर $9.4 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा, जो कि बाद में जाकर कम होकर $1 मिलियन रह गया। एविक कैरोन को 5 साल की सजा हुई और उसको $1.2 मिलियन का जुर्माना देना पड़ा। रेमंड वेलेरिस और एटिन सेंट पियरे दोनों को ही 2 साल का हाउस अरेस्ट की सजा मिली, जिसमें से 1 दिन कम कर दिया गया। हालांकि सेंट पियरे अभी भी कहता है कि उसका इस चोरी में कोई हाथ नहीं और फेडरेशन उसको सिर्फ फंसाने का एक बहाना ढूंढ रही थी। रेमंड की कोर्ट हियरिंग में उसने अपने आप को ये बोलकर जस्टिफाई किया कि चोरों से चोरी करना असलियत में चोरी नहीं होती। लगता है ये लोगों को अभी भी फेडरेशन से कुछ ज्यादा ही नफरत है। लेकिन आप इसमें सिरप की चोरी को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये कोई हीरोपंती थी जिसके अंदर लोगों ने क्यूबेक को इस फेडरेशन से बचाने की कोशिश की, या फिर ये बस कुछ लालची लोग थे जो कि मौके का पूरा फायदा उठाना चाहते थे? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर बताएं। इन 4 लोगों को पकड़कर जेल में बंद करने के बावजूद इस सिरप का ट्रेड बंद नहीं हुआ था, क्योंकि एक ऐसी औरत थी जो कि फेडरेशन के खिलाफ जाकर ट्रेड कर रही थी, और वो भी इतने सालों से कि जब एविक कैरोन के जहन में सिरप चोरी करने का ख्याल भी नहीं आया होगा। और फेडरेशन के लिए वो एटिन सेंट पियरे से भी ज्यादा बड़ी परेशानी साबित हो रही थी। उसका नाम एंजेले जेनियर था, जो कि एक बहुत ही अच्छी खासी स्मगलर और इलीगल डीलर थी, क्योंकि ये सिरप बनाकर क्यूबेक के बाहर लोगों को बेचती थी। 2002 से लेकर 2014 के बीच में जेनियर ने न जाने कितने ही सारे मेपल सिरप से भरे हुए कंटेनर फेडरेशन से छुपाकर बेचे थे, ताकि उसे नॉर्मल पैसों से काफी ज्यादा पैसे मिल सके, जो कि उसे मिल भी रहे थे। इस औरत ने बहुत ज्यादा चतुराई से बिना किसी की नजर में आए अंधेरे में रहकर मेपल सिरप बनाया और फिर उसको बेच दिया। सिर्फ चांद से आ रही रोशनी का इस्तेमाल करके वो और उसके पिता अक्सर अपने ट्रक में ढेर सारे मेपल सिरप से भरे हुए कंटेनर भर लेते थे, ताकि इस समूह को कोई भी ना देख पाए। उसके बाद वो क्यूबेक से होते हुए न्यू ब्रुंसविक चली जाती थी और वहां जाकर अपने इस प्रोडक्ट को बेच देती थी, ताकि वो फेडरेशन की नजरों में कभी ना आए। लेकिन इतने सालों तक इतनी मेहनत करने के बाद और सब कुछ छुपाने के बाद भी उसे मेपल माफिया ने पकड़ लिया। लगता है कोई उनकी आंखों से बच नहीं सकता। 2015 में एक बुरे दिन पर जब वो अपना ट्रक कंटेनर से भर रही थी, तो उसे एहसास हुआ कि कोई उसे देख रहा है। परेशान होकर उसने अपने घर वालों को फोन किया और उन्हें फटाफट कंटेनर को ट्रक में भरने के लिए बोला। लेकिन अभी तक उसके इस राज का खुलासा पूरी तरह से हो चुका था। फेडरेशन ने आखिरकार उसको पकड़ लिया और उन्हें उसके इस धंधे को बंद करने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाया। उसकी हालत इससे और भी ज्यादा तब खराब हुई जब कोर्ट ने ये
अलाउ कर दिया कि कभी भी कोई पुलिस वाला उसकी शुगर शेक पर बिना वारंट के जा सकता है, वो भी बिना किसी नोटिस के। और साथ ही वो उधर जाकर कभी भी इंस्पेक्शन कर सकते हैं और फोटोज और वीडियोस ले सकते हैं। उनका मन करे तो वो उधर जाकर फेडरेशन की सील भी लगा सकते हैं ताकि ये औरत अपना मेपल सिरप और कहीं ना बेच पाए। इतना ज्यादा परेशान होने के बाद अब जेनियर के पास अपने इस धंधे को बंद करके फेडरेशन के रूल मानने के अलावा और कोई चारा नहीं रह गया था। अगर आपको ये लगा था कि इस बेचारी फार्मर की जिंदगी और ज्यादा बुरी नहीं हो सकती थी तो आप गलत हैं, क्योंकि इसके बाद उसके ऊपर $3 लाख का जुर्माना सारे एक्सपोर्ट किए गए मेपल सिरप के लिए लग गया। लेकिन इसके बावजूद जेनियर ने हार नहीं मानी और उसने एक ऑनलाइन फंडरेजर मेपल सिरप इज नॉट अ क्राइम के नाम से शुरू किया, जिसमें उसको उम्मीद थी कि लोग उसकी इस लड़ाई में उसका साथ देंगे और कुछ पैसों से उसकी मदद करेंगे। हंसी वाली बात यह है कि उसमें से एक डोनर रिचर्ड वेलियर्स था, लेकिन शायद इसके लिए ये करना काफी नहीं है। महीनों तक कैंपेनिंग करने के बावजूद जेनियर $50,000 में से सिर्फ $5500 ही कमा पाई, जो कि बिल्कुल काफी नहीं थे। 2018 में कोर्ट में बार बार हार जाने के बाद आखिरकार उसने अपना शुगर बुश बेच दिया, जो कि उसके पास 1994 से था। और ये सब भी उसने फेडरेशन के खिलाफ ही उठाया था, क्योंकि उसके हिसाब से वो इस चीज को बिल्कुल बंद करना पसंद करेगी बजाय इसके कि वो उस करप्ट माफिया के साथ जुड़कर काम करे। पर क्योंकि अब इस फेडरेशन के खिलाफ बोलने वाले सबसे बोल्ड लोग इस बैटल को हार चुके हैं, इसलिए अब पल्ला फेडरेशन का ही भारी है। लड़ लड़ कर थक चुके और बहुत सारे पैसे इसी चीज पर लगा चुके लोग अब इस फेडरेशन के साथ एग्रीमेंट करके शांत हो गए और अब चैन की जिंदगी जीना चाहते हैं। शायद उनके लिए यही बेहतर था, लेकिन अभी भी फेडरेशन का कहना है कि ये रिबेल सिर्फ शोर ही मचा सकते हैं और क्यूबेक में मौजूद ज्यादातर प्रोड्यूसर फेडरेशन के रूल्स और रेगुलेशन से बिल्कुल खुश हैं। तो आपको इस चीज के बारे में कैसा महसूस होता है? क्या आपको लगता है कि फेडरेशन एक करप्ट माफिया है जो कि प्रोड्यूसर से उनका राइट छीनती है, या फिर ये एक बहुत ही अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन लोगों की मदद करना चाहती है? मुझे बस इतना पता है कि मेपल सिरप के बारे में इतनी सारी बातें करने के बाद मेरा पैनकेक खाने का तो मन ही हो गया भाई। तो मैं जाकर फटाफट से बनाकर आता हूँ। तब तक आप नीचे कमेंट सेक्शन में आए और हमको बहुत सारे इस वीडियो के बारे में बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।